बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट ठीक ठाक होगा। आज की इस वीडियो में हम दोबारा केम्यू नर्सिंग कैट 2021 का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। हमारे पास पहले एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेम्परेचर 150 केल्विन, यानी कि इनमें से कौन सा चॉइस है जो 150 केल्विन के बराबर है। पहले तो हम ये जानना चाहिए कि हम केल्विन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 डिग्री बराबर है 273 केल्विन, ये अपने साथ लिख ले। तो हमारे पास 150 केल्विन को डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 150 केल्विन को माइनस करते हैं 273 केल्विन से, तब ये 150 कन्वर्ट होकर डिग्री में आ जाता है। तो 150 को जब माइनस करते हैं 273 को से, तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन आता है। ऑप्शन ए 123, ऑप्शन बी 123, ऑप्शन सी 423, ऑप्शन डी -423। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है जब 150 केल्विन को माइनस करते हैं 273 केल्विन से, तो डिग्री में कौन सा आता है। ऑप्शन नंबर बी -123 डिग्री। हमारे पास अगला एमसीक्यू है, द स्पीड ऑफ द साउंड इन मेटल इज अप्रोक्सीमेटली डैश। जैसे कि हम जानते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होता है 330 मीटर पर सेकंड होता है, तो मेटल में कौन सा होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए 1500 मीटर पर सेकंड, 5000 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, द स्पीड ऑफ साउंड इन मेटल इज, कौन सा ऑप्शन आता है, बी 5000 मीटर पर सेकंड। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज अबाउट डैश। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है तो कितना ऑक्सीजन कैरी करता है लिक्विड के फॉर्म में। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, या ऑप्शन नंबर बी 19.6 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, या सी 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, या ऑप्शन नंबर डी 200 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन कैरी होता है हीमोग्लोबिन से, तो हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है। ऑप्शन नंबर बी 19.6 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग ऑल इनकमिंग सेंसरी डेटा इज डैश। वो ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो कंट्रोल करता है स्टिमुलाई को। जब हमारे सेंसर जो होते हैं वो सेंस करते हैं स्टिमुलाई को, जब ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाते हैं तो कौन उससे पहले स्क्रीनिंग करता है, किससे पहले पास होना ज़रूरी होता है। तो हाइपोथैलेमस है, या थैलेमस है, या सेरेबेलम है, या सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है बी थैलेमस। थैलेमस को रिले स्टेशन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास थैलेमस ब्रेन का वो पार्ट है जो स्टिमुलाई को कम करता है ताकि ब्रेन को डैमेज ना कर सके, तो इसको रिले स्टेशन भी कहा जाता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एनिमल फैट्स आर इन विच स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यानी एनिमल के जो फैट्स है वो रूम टेम्परेचर पर किस शक्ल में होता है, सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में या प्लाज्मा में। तो हमारे पास जो एनिमल फैट्स है या ह्यूमन फैट्स भी जिसमें आता है, तो हमारे पास सॉलिड है, ऑप्शन नंबर ए, जिसे सैचुरेटेड फैट भी कहा जाता है, यानी कि सैचुरेटेड फैट होता है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्योर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज जब स्टोरेज फॉर्म में होती है प्लांट में तो उसको सेलुलोज कहा जाता है, लेकिन प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज जो होता है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या सिल्क होता है, या ऑप्शन नंबर बी क्या वूल होता है, या ऑप्शन नंबर सी क्या कॉटन होता है, या ऑप्शन नंबर डी पेपर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्विज के लिहाज से, तो प्योर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज जो होता है वो कॉटन होता है। कॉटन ही जो प्लांट से हासिल होते हैं, तो प्योर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज है। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर है 7, द एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि हम जानते हैं कि एंजाइम का काम है रिएक्शन को इंक्रीज करना, प्रोसेस को इंक्रीज करना, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करना। तो किसके ज़रिए एंजाइम रिएक्शन को इंक्रीज करता है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी करता है, क्या वो डिक्रीज इन केमिकल एनर्जी करता है, क्या वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी करता है, या ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है, ऑप्शन नंबर
डी, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है रिएक्शन का। जब रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमारे पास चॉइस नंबर डी है। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन HIV बिकम्स एड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल बॉडी में HIV जब एंटर हो जाता है तो डायरेक्ट एड्स काज नहीं करता, वो धीरे धीरे से एड्स को काज करता है। लेकिन HIV कब एड्स बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए, व्हेन इट अटैक्स द टी सेल। ऑप्शन नंबर बी, व्हेन इट रिप्लिकेट द मैक्सिमम लेवल। ऑप्शन नंबर सी, व्हेन इट डिस्ट्रॉय द बॉडी सेल। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो आप लोगों को इसमें कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी, व्हेन इट डिस्ट्रॉय द बॉडी सेल। जब ये क्या करता है, सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, तब HIV एड्स में चेंज होता है। तो इससे एड्स काज होता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है वो किस प्रिंसिपल बेस पर चलता है या फंक्शनल होता है? ऑप्शन नंबर ए, म्यूचुअल इंडक्शन पे। ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ इंडक्शन पे। ऑप्शन नंबर सी, मोशनल EMF पे। या ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो कॉइल साथ रखे जाते हैं। जब एक कॉइल में करंट को चेंज किया जाता है तो वो दूसरी कॉइल में भी करंट चेंज करने का काज होता है, जिसमें करंट प्रोड्यूस करता है। और सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, एक ही कॉइल होता है, उसमें जब करंट को इस तरह चेंज किया जाता है डायरेक्शन, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। और मोशनल EMF जब करंट की एक जगह पर कॉइल को मूवमेंट करते हैं तो दूसरी कॉइल पर क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। और जो इसमें आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है, म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि इस दो कॉइल साथ रखे जाते हैं, एक कॉइल में जब करंट को चेंज किया जाता है तो दूसरा भी करंट प्रोड्यूस करता है और करंट उसमें प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर आता है, जो ट्रांसफार्मर का मेन प्रिंसिपल होता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर है 10, द बॉन्ड फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डैश। हमारे पास दो जब एटम होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, तो किस शक्ल में होती है? आयोनिक बॉन्ड में, यानी चार्ज शक्ल में, या हाइड्रोजन बॉन्ड में, या कोवेलेंट बॉन्ड में, या बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास यहाँ पर आता है जब 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है दो एटम के दरमियान, तो उसे कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड में सिंपल से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड ये अट्रैक्शन फोर्स से दो एटम्स के दरमियान। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 11, अ केमिकल कंपोनेंट दैट इज़ नॉट फाउंड इन ऑल वायरसेस इज डैश। वायरस का वो कंपोनेंट है जो ऑल वायरस में प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी, लिपिड्स। ऑप्शन नंबर सी, DNA। ऑप्शन नंबर डी, RNA। तो हमारे पास यहाँ आता है लिपिड्स। वायरस चूँकि हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर वाली कंपोजिशन होती है, तो हमारे पास उसमें लिपिड्स कॉम्प्लेक्स नहीं होते। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास अगला MCQ है, द स्पाइनल कॉर्ड इज पार्ट ऑफ द डैश। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है किसका पार्ट है? ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन का। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल नर्वस सिस्टम का। ऑप्शन नंबर डी, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS भी कहा जाता है। CNS में दो पार्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? जैसे कि हम जानते हैं एथेन में क्या होता है, एथेन में जब हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो इतना एसिडिक नहीं होता जितना कि इनमें से पेनोल। ऑप्शन नंबर डी होता है, क्योंकि पेनोल में जो होता है रेजोनेंस होता है। जैसे कि पेनोल स्ट्रक्चर को आप जानते होंगे, पेनोल बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पर OH ग्रुप अटैच होता है, तो उसकी वजह से उसमें रेजोनेंस फिनोमेना होता है। और रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से इसकी ये खसूसियत हो जाती है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द SI यूनिट फॉर द वर्क का SI यूनिट कौन सा है? SI यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी, जॉल। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। जैसा कि हम जानते हैं
ए फोर्स का यूनिट कौन सा है, न्यूटन, और बी जोर का किसका यूनिट है, वर्क का। तो हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क जो होता है वो है जॉल। द एंजाइम्स फंक्शन आर ऑप्टिमम एट डैश, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो कब पीक पर होती है, ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, या स्पेसिफिक पीएच पर, या स्पेसिफिक कोफैक्टर एंजाइम पर, या ऑल ऑफ दिस पर। यहाँ पर तो सारे मैटर करते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। यानी कि जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी तब भी ऑप्टिमम नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर वो डेनेचर होता है। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है। हमारा अगला एमसीक्यू है एंजाइम आर बेसिकली डैश, एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, या ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस होते हैं। तो हमारे पास एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डैश। डॉट प्रोडक्ट जो होता है फोर्स और वेलोसिटी का तो किसके बराबर होता है, हमारे पास क्या आता है, ऑप्शन नंबर ए पावर, ऑप्शन नंबर बी इम्पल्स, ऑप्शन नंबर सी कपल, ऑप्शन नंबर डी मोमेंटम। तो हमारे पास यहाँ आता है पावर, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पावर को हम जानते हैं वर्क डिवाइड बाय टाइम, यानी कि जितना वर्क होता है स्पेसिफिक टाइम में तो उसे वर्क कहा जाता है। तो हमारे पास वर्क आल्सो इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी डिवाइड बाय टी, और जब हम फोर्स को अलग करते हैं और डिस्टेंस डिवाइड बाई टी वेलोसिटी के बराबर करते हैं तो हमारे पास एफ वी आता है। तो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू एफ वी, यानी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ वी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है पावर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 18, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बिकम डैश। जब वेलोसिटी किसी बॉडी की हाफ की जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। नंबर 1/4, ऑप्शन नंबर बी डबल, ऑप्शन नंबर सी 4 टाइम, ऑप्शन नंबर डी हाफ। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है, जैसे कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी। जब हम क्या करते हैं, हम वेलोसिटी को हाफ करते हैं तो वेलोसिटी की हाफ होने की वजह से 1/2 आता है, और जब इस पर स्क्वायर लिया जाता है तो 1 की स्क्वायर तो वैसे 1 आती है, और जब 2 की स्क्वायर ली जाती है तो 4 आती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 और 4। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है 1/4, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जैसे कि आप जानते हैं इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से जाहिर पता चल जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर को जब मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है। हमारा अगला एमसीक्यू है Which of the following properties of the light does not change with the nature of the medium? लाइट की वो प्रॉपर्टी जो मीडियम की तब्दील होने से तब्दील नहीं होती, तो हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है। आया फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट होती है, या ऑप्शन नंबर बी वेवलेंथ ऑफ द लाइट होती है, या ऑप्शन नंबर सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, या ऑल ऑफ दिस। तो जब हम लाइट को एक मीडियम से पास करते हैं और दूसरे मीडियम में जब हम दोबारा पास करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं मीडियम को, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वही रहती है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, बाकी सब चेंज होते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट जो होती है मीडियम को चेंज करने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है। हमारे पास अगला एमसीक्यू है 20, when sound wave move from one medium to another quantity which remain unchanged। जब साउंड मीडियम एक मीडियम से जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कौन सी क्वांटिटी या फैक्टर चेंज नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी स्पीड, ऑप्शन नंबर डी इंटेंसिटी। तो हमारे पास जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि मीडियम की चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी। हमारे पास अगला एमसीक्यू है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट डिपेंड अपॉन डैश। सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है यानी कि सॉल्यूट का जो हल होना होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर सी क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है,
ऑल ऑफ दिस, यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो सॉल्यूट ज़्यादा हल होता है, या क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट को जब ज़्यादा करते हैं तब भी सॉल्यूट ज़्यादा हल होता है, या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को ज़्यादा करते हैं तब सॉल्यूट कम डिजॉल्व होगा। तो सारे जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है सॉल्यूट की। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द ऑक्सीडेशन पावर ऑफ द हैलोजन डिपेंड अपॉन डैश। जैसे कि हम जानते हैं कि हैलोजन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरी चीज़ों को ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि दूसरी मॉलिक्यूल्स या एटम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो हैलोजन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन लेने का जो पावर है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी ऑफ द डाइसेक्शन, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एटम, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयन, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास एक्सक्यूज कौन सा आता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल, जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हम जब एनर्जी देते हैं गैस को तो उसकी जो पावर होती है हैलोजन की, वो ऑक्सीडेशन पावर इंक्रीज होती है। या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये चाहते हैं कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी जो होती है बहुत हाई होती है। और इसके अलावा हाइड्रेशन एनर्जी भी और इसकी जो आयन की जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन पावर ऑफ हैलोजन डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 23, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन डैश। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वेपर प्रेशर लिक्विड की है वो डिपेंड नहीं करती, यानी कि लिक्विड की वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करती? ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर की? नहीं, हमारे पास टेम्परेचर लिक्विड को के प्रेशर को चेंज करता है। या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ये भी नहीं आता, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी लिक्विड के प्रेशर को इफेक्ट करता है। हमारे पास ऑप्शन नंबर अमाउंट ऑफ लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आता है, क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं करते कि आप कितना लिक्विड लेते हो। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्विंग लिक्विड, अगर हम कोई सॉलिड को डिजोल्व करें लिक्विड में तो फिर भी इसके वेपर प्रेशर कम हो जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आता है, द अमाउंट ऑफ लिक्विड, जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं करता किसी भी लिक्विड की। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 24, द प्रोसेस और द सिस्टम दैट डू नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ द हीट आर कॉल्ड डैश। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब सिस्टम को एनर्जी दी जाती है या एनर्जी ली जाती है तो वर्क डन करता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता, यानी चेंज इन क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? आइसोथर्मल? नहीं, आइसोथर्मल में एनर्जी चेंज होता रहता है, यानी कि सेम एनर्जी सिस्टम लेता है और रिलीज भी करता है। ऑप्शन नंबर बी, इक्विलिब्रियम? नहीं, क्योंकि ये भी इसी तरह आइसोथर्मल का एक प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी, थर्मल प्रोसेस? नहीं, क्योंकि थर्मल प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, एडियाबेटिक प्रोसेस? जी हाँ, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस ये एक आइडियल गैस है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ द हीट ज़ीरो होता है। तो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ हीट इज इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। आप लोगों को ये ज़रूर याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रोटीनियस इन नेचर एक्सेप्ट डैश। हमारे पास सारे यहाँ पर जो मौजूद है ये प्रोटीन होते हैं, लेकिन इनमें से एक है जो प्रोटीन इन नेचर नहीं होता। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, हाउस। हाउस कैसे कहा जाता है? जो हॉर्स के जो पाँव होते हैं उन वो बहुत ही सख्त होते हैं, केराटिनाइज होते हैं, तो मतलब उनमें केराटिन प्रोटीन होता है हॉर्स के पाँव जिस पर वो दौड़ता है। और ऑप्शन नंबर बी, हेमोग्लोबिन, तो वैसे भी प्रोटीन है, हम जानते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। एंजाइम जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, स्टेरॉयड। जी हाँ, स्टेरॉयड जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन इन नेचर नहीं होते। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आता है, स्टेरॉयड। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए में थाइमिन होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। तो हमारे पास थाइमिन नहीं होता। जी हाँ, हमारे पास आरएनए में थाइमिन नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए। और डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है, थाइमिन। तो यहाँ पर आरएनए में फिर क्या आता है, यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन। तो
तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है थायमीन, जो RNA में नहीं होता। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज ऑफ लिपिड, और इनमें से कौन से मॉलिक्यूल है जो लिपिड से बने हुए हैं? सम हार्मोन्स, या ऑप्शन नंबर बी एंजाइम, या ऑप्शन नंबर सी स्कैंटेनर, या ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। तो हमारे पास जो लिपिड से बने होते हैं वो सम हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जैसे कि स्टेरॉयड में कौन से हार्मोन आते हैं? अल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉयड, ये सारे एंड्रोजन, एल्डोस्टेरोन, ये सारे जो होते हैं ये सम हार्मोन जो होते हैं जो लिपिड से बने होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सम हार्मोन, जिसमें स्टेरॉयड आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोएंजाइम एक्सेप्ट डैश, इनमें से सारे कोएंजाइम है लेकिन एक जो है नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए NAD, ऑप्शन नंबर बी FAD, ऑप्शन नंबर सी NADP, ऑप्शन नंबर डी ADP। तो आप लोगों को इनमें से कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी ADP, क्योंकि कोएंजाइम जो होते हैं वो 3 होते हैं, NAD, FAD, NADP। और कोएंजाइम क्या होते हैं? ये एक्टिव साइट पर एंजाइम के अटैच होते हैं, जो नॉर्मल एंजाइम फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से जो कोएंजाइम होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29, द वॉल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड डैश, जो हमारे लेफ्ट साइड पर आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम जो ऊपर होते हैं, 2 वेंट्रिकल जो नीचे होते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेमिल्यूनर वॉल, ऑप्शन नंबर बी बाइकस्पिड वॉल, ऑप्शन नंबर सी ट्राइकस्पिड वॉल, ऑप्शन नंबर डी पल्मोनरी वॉल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है बी बाइकस्पिड वॉल, ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है। सो ऑप्शन नंबर बी आता है। हमारा लास्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 30, द वॉल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, जैसे कि हमने लेफ्ट का पढ़ा कि लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल में कौन सा था? बाइकस्पिड वॉल। तो यहाँ पर हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात की जा रही है, उसके ऑपोजिट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन नंबर ए बाइकस्पिड वॉल, ऑप्शन नंबर बी ट्राइकस्पिड वॉल, ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी वॉल, ऑप्शन नंबर डी सेमिल्यूनर वॉल। तो आपको इनमें से कौन सा राइट लग रहा है? तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा विद राइट की। और आज तक इतना ही। अगली MCQs के लिए हमारे चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।